हेलो गाइस, कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया, मजे में, वेरी नाइस। चलो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं हूं आपका मास्टर, ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नहीं है सन्नाटो, सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दो। तो लेट्स टॉक अबाउट टुडेस टॉपिक। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले मैं एक कुछ डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, और वो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। शायद तुमने कभी इसके बारे में सुना होगा या कहीं पे पढ़ा होगा। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कंजर्वेटिव फोर्सेस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, कोई बड़ी तोप डेफिनेशन नहीं है। क्या कहता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अरे सर यो के बोल दिया, पहले डेफिनेशन लिखो फिर अच्छे समझ में आएगा। दीज आर द फोर्सेस whose work done does not depend on path taken, उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल, मान लो कि तुम एक बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट लेके जा रहे हो। तुमने कुछ फोर्स लगाई। मान लो कि तुम ए से बी डायरेक्ट चले गए फर्स्ट वाले पाथ में। मान लो तुम ए से बी कुछ ऐसे चले गए सेकंड वाले पाथ में। मान लो तुम ए से बी कुछ ऐसे चले गए थर्ड वाले पाथ में। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर इसके ऊपर लग रही हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स कहती है कि तीनों वर्क डन बिल्कुल बराबर आएंगे। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कहते हैं कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस कौन सी हैं। बस अगर तुम्हारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो हर केस में वर्क डन सेम आएगा, पाथ से कोई मतलब नहीं है। ये कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे सामने, तुम्हें समझ में आएगा कि मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है। ठीक है, एग्जांपल करता हूं। डेफिनेशन वाला लिख ली। ऑलराइट, वेरी गुड। फर्स्ट एग्जांपल, मान लो कि दे रखी है फोर्स इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। वेरी सिंपल फोर्स। पूछा गया फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ body from 1,2 to 4,6। मान लो कि हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले गए। ठीक है, मैंने नहीं बताया कि कौन से पाथ गए, तुम्हें वर्क डन बताना है। फोर्स तुम्हें दे रखी है, वर्क डन हमने निकालना सीख रखा है ना। कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर फोर्स दे रखी है वेक्टर फॉर्म में तो कैसे वर्क डन निकालते हैं, बिल्कुल सीख रखा है। अरे सीख रखा है कि नहीं सीख रखा? हाँ। So work done is equal to integral fx dx, x की लिमिट 1 से लेके 4 तक लगा दो भाई साहब, प्लस fy dy, y की लिमिट 2 से लेके 6 तक, 2 से लेके 6। ठीक है, ये 2x आया और लिमिट्स 2 फिर -1 प्लस 3 6 -2 कितना बन गया? ये बन गया 2 प्लस ये 4 4 3 12 इज इक्वल टू 14 जूल आ गया। पल्ले बड़ी बात, इज इक्वल टू 14 जूल। जब तुमने ये वर्क डन निकाला, क्या तुमने सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखा? हाँ सर बात तो सही है। क्या अपना आंसर आया? हाँ सर आंसर तो आया। अब तुमने इनिशियल से फाइनल पॉइंट जाते हुए तुमने फर्स्ट वाला पाथ लिया या सेकंड वाला पाथ लिया या थर्ड वाला पाथ लिया, ये इस क्वेश्चन में कहां दिख रहा है? कहीं भी नहीं दिख रहा सर। हो सकता है हमने फर्स्ट पाथ लिया, हो सकता है सेकंड लिया, हो सकता है थर्ड लिया, अपने को तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में दिख रहे हैं और वर्क डन आ रहा है। अरे हाँ कि ना यार, मतलब वर्क डन को पाथ से कोई लेना देना नहीं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर तुम्हारे सेम है तो हमारा वर्क डन 14 जूल आएगा भाई इस फोर्स के साथ। अरे हाँ कि ना, तो ये एक कंजर्वेटिव फोर्स हो गई। अरे समझ में आया, ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गई, इसका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। बस समझ में आई बात? पक्का। एक और एग्जांपल लेता हूं, छापा इसको, छापा मिटा दो। ठीक, सेकंड एग्जांपल है ना। मान लो कि तुम्हें फोर्स दे रखी है एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप।
अभी वेरिएबल फोर्स होगी, पहले वाली कांस्टेंट थी 2i कैप 3 कांस्टेंट फोर्स थी वो, ये वेरिएबल फोर्स है। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी फोर्स भी चेंज होगी। और मान लो कहा है कि तुम्हें 1,2 से वही ले लेते हैं 4,6 मूवमेंट तक वर्क डन निकालना है। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन में कहता है fx जो कि x है dx, x की लिमिट 1 से लेके 4 तक, प्लस y fy दैट इज y स्क्वायर, y में फोर्स y स्क्वायर है, dy y की लिमिट 2 से लेके 6 तक। थोड़ा सॉल्व करो, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 1 से लेके 2 तक, प्लस y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 लिमिट 2 से लेके 6 तक। सॉल्व करो इसको, हे भगवान, ये 2 स्क्वायर बन गया 4, 4 माइनस 1 3, ये बन गया 3/2 प्लस 6 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बाय 3। भाई साहब इसमें तो कितना आता है भाई, 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216 होता है ना अरे पक्का, ठीक है, 216 में से 8 गए, 208 बच गए, 208 डिवाइड बाय 3, 208 डिवाइड बाय 3, क्या ये जाएगा 3 से? मुझे नहीं लग रहा ये जाएगा। कितना आ गया ये? अरे कुछ आ गया यार, मतलब मैं नहीं निकाल रहा, आ गया कुछ, है ना, देयर इज सम वैल्यू, कुछ वैल्यू आ गई। तो इस फोर्स का भी वर्क डन निकल गया, और उसमें हमने इनिशियल पॉइंट देखा, फाइनल पॉइंट पुट किया, उससे आंसर आ गया है, वर्क डन आ गया है। कौन से पाथ से गए, 1 से या 2 से या 3 से, वो तो इसने पूछा ही नहीं। इसका मतलब तीनों में पाथ में वर्क डन सेम है। अरे हाँ कि ना, अरे वर्क डन निकालते हुए क्या हमने सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बातचीत करी पूरी चीज में? हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। क्या हमने पाथ की बातचीत करी कि किधर से गए? नहीं सर वो तो नहीं करी। तो वर्क डन आया? हाँ सर आ गया। मतलब वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। अरे हाँ कि ना, तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स हो गई। समझ में आया, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स हो गई। एक और एग्जांपल है, सुनना है ना। फोर्स दे रखी है y i कैप प्लस x j कैप, पॉइंट है 0,1 से लेके 2,3 तक। फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस फोर्स। करके देखो मजा आएगा। सर वर्क डन, सर बहुत आसान है सर, fx लिख दो, fx तो सर y है, और dx लिख दो सर, x की लिमिट लगा दो 0 से लेके 2 तक, सर फिर fy लिख दो जो कि x है, फिर dy लगा दो, y की लिमिट 1 से लेके 3 तक। सर यहां तो y है, इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में करना है। ओहो सर y भी तो चेंज हो रहा होगा ना, जब मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जा रहा हूं y भी तो चेंज हो रहा होगा सर। ओहो हो सर ये तो कहानी खतरनाक हो गई। हाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार, फंस गए तो। अरे हाँ कि ना, सुनो ये जो फंक्शंस होते हैं ये किस टाइप के होते हैं वो अभी अपने को समझ में आएगा। एडवांस लेवल की चीज है थोड़ी सी। मैं कुछ करता हूं, लेट p इज इक्वल टू एक्स वाई, डिफरेंशिएट करो, dp इज इक्वल टू एक कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन। क्या तुम्हें y dx प्लस x dy कुछ 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 कहानी नजर आई? अरे हाँ कि ना, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये टोटल इंटीग्रेशन dp ही लिखा हुआ है। अरे dp ही तो है यार ये टोटल राइट में जो लिखा हुआ। देखो 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 x dy प्लस y dx, dp। यहां पे p की लिमिट लगाओ। किसकी लिमिट लगाओगे? p की, क्योंकि अपना p वेरिएबल है। अच्छा p था क्या? x इंटू वाई। तो इनिशियली x इंटू वाई इज 0, फाइनली x इंटू वाई इज 6, तो ये p की लिमिट लगा दी। अरे हाँ कि ना, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 का इंटीग्रेशन p आएगा, p की लिमिट 0 से लेके 6 तक, आंसर आया 6 जूल। हाँ कहानी खत्म। तत्ते उड़ गए सर, तत्ते सन्नाटो ध्यान से देखो, मैंने एक p इज इक्वल टू एक्स वाई लेट किया। अब तुम सोच रहे हो कि सर p इज इक्वल टू एक्स वाई ये कैसे लेट करना है, ये कैसे दिमाग में आएगा? वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो तुम भी क्वेश्चन करोगे बहुत सारे, तुम्हें भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम्हें पता चलेगा क्या लेट करना है। इसको बोलते हैं
परफेक्टली डेरिवेटिव फंक्शन, मैथ्स में इनको परफेक्टली डेरिवेटिव फंक्शन बोला जाता है। ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अरे यार देखो, अगर तुम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो y इंटू एक्स आएगा, और अगर इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x इंटू वाई आएगा। यहां पे y इंटू एक्स आया था, यहां पे x इंटू वाई आया था, दोनों सेम नहीं आ गए? अरे हाँ कि ना यार? तो उसको, उन फंक्शंस को बोला जाता है परफेक्टली डेरिवेटिव फंक्शंस। तो इस केस में भी अपना वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, और आंसर आया, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स हुई। अरे ज्ञान की प्राप्ति हुई कुछ थोड़ी थोड़ी, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स हुई। तो मिटा दूं, मैं कहना क्या चाहता हूं, एंड ऑफ द रिजल्ट मैं वो बता देता हूं। शैल आई ओके। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अपनी कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। एक होती है कांस्टेंट कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब कांस्टेंट होगी एक तो फोर्स। एक हो गई थोड़ी वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल मतलब x का x में वेरिएबल रहना चाहिए। ये एग्जांपल हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप। ये एग्जांपल हो गया कि i कैप में सिर्फ x के फंक्शन हो और j कैप में सिर्फ y वाले फंक्शन हो। और थर्ड वाली होती है परफेक्टली डेरिवेटिव फंक्शंस। परफेक्टली डेरिवेटिव एक तो अभी हमने कर लिया, वो कौन सी थी कि y i कैप प्लस x j कैप। और एग्जांपल लूं, देखते हैं ना। 2x y i कैप प्लस x स्क्वायर j कैप। क्या ये परफेक्टली डेरिवेटिव फंक्शन है? देख लेते हैं। लेट p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x y dx, y की टर्म में x स्क्वायर dy। ध्यान से देखो, इसका वर्क डन निकालोगे क्या, इंटीग्रेशन fx dx प्लस fy dy, क्या यही बना? अरे यही तो बना यार। अरे नहीं आया, यही तो बना ना, परफेक्टली डेरिवेटिव फंक्शन हो गया। एक और तरीका है इसको देखने का, वो क्या तरीका है, तुम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, y तो अपना कांस्टेंट हो गया, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, इसको y के रिस्पेक्ट में कर लो। अच्छा, x स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना तो इंटू y। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? हाँ, परफेक्टली डेरिवेटिव फंक्शन हो गया। पहले वाले को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, दूसरे वाले को y के रिस्पेक्ट में कर लो, अगर वो सेम आ रहे हैं देन इट इज परफेक्टली डेरिवेटिव फंक्शन। और यही वो क्वांटिटी है जो तुम्हें p माननी है। क्या माननी है? p। अरे p मान लो, t मान लो, u मान लो, कुछ मान लो यार, यही वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग लेट कर रहे हैं। समझ में आया? इनको परफेक्टली डेरिवेटिव फंक्शंस बोलते हैं, और ये हैं अपने कंजर्वेटिव फोर्स के टाइप। और कहानी चमकी, पक्का, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। ये होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस। कोई तकलीफ? नो, पक्का, वेरी नाइस। नेक्स्ट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं, दीज आर द फोर्सेस whose work done depends on the path taken। ये कहता है कि ये वो फोर्स हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, कि भाई साहब तुम कैसे मूव कर रहे हो, तुम ऐसे जा रहे हो, तुम ऐसे जा रहे हो, तुम इससे जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, इनका वर्क डन उस पे डिपेंड करेगा। उनको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एग्जांपल बहुत सिंपल लेता हूं। मान लो कि तुम एक ब्लॉक को देख रहे हो टॉप व्यू से, है ना, तुम छत पे खड़े हो और नीचे फ्लोर पे ऐसे ब्लॉक पड़ा है, और तुम ब्लॉक को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेके जा रहे हो। सही बात है सर, मजा आ गया, ए से बी लेके जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये फर्स्ट पाथ है तुम्हारा। अगर तुम इस ब्लॉक को मूव करवा रहे हो, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर। अरे हाँ कि ना, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर, फ्रिक्शन का कुछ वर्क डन आएगा, हाँ कि ना, फ्रिक्शन का कुछ वर्क डन आएगा, एफ, और नेगेटिव आएगा वो, इस केस में एफ डॉट एस करेंगे, नेगेटिव आएगा। सही बात है,
हाँ सर फ्रिक्शन का वर्क डन तो आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊं सेकंड वाले रास्ते से, तो जिस भी पॉइंट पे तुम देखोगे बॉडी इधर जा रही होगी, फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। हर केस में हर जगह पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन टेंजेंशियल ही होगी। अरे हाँ कि ना, फ्रिक्शन ऐसे ही लग रहा होगा पीछे की ओर। अगर तुम ध्यान से देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो रही है हमेशा, तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा? छोटे 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 वर्क डन इंडिकेट करते हैं ना, वेरिएबल है। अरे सुनना तो, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, तो वेरिएबल फोर्स के केस में इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकालते हैं वर्क डन का। इंटीग्रेट करना मतलब छोटे 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 वर्क डन निकाल के उनको ऐड कर दो। अरे हाँ कि ना, तो यहां का वर्क डन निकाला छोटा सा, फिर यहां का निकाला, फिर यहां का निकाला, फिर यहां का, फिर ऐसे ऐसे करते ऐड कर दिया। तो हर जगह में जो वर्क डन देखूंगा वो फ्रिक्शन इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये 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 प्लस करोगे तो तुम्हारे पास ये टोटल दूरी आ जाएगी। अरे हाँ कि ना सुनाटो, तो ये पूरी जो दूरी है ये पहले वाली दूरी से ज्यादा है, इसलिए दूसरे वाले केस में जो वर्क डन है वो डिफरेंट आएगा एज कंपेयर टू फर्स्ट केस। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा वर्क डन इन फर्स्ट केस is not equal to work done in second case। तो ये हुई फोर्स कौन सी? नॉन कंजर्वेटिव। सो एग्जांपल इसका फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अपनी जो दुनिया में आने वाला है, कि फ्रिक्शन का वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये पाथ पे डिपेंड करता है। वैसे भी अगर तुम देसी भाषा में सोचने की कोशिश करो कि एक ब्लॉक को मैं ऐसे मूव करवा रहा हूं, है ना, तो फ्रिक्शन ने कुछ वर्क डन किया होगा, उसके कारण वो ना ब्लॉक गर्म हो जाता है। ब्लॉक गर्म हो जाएगा ना, ऐसे घिसड़ते 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 ब्लॉक गर्म हो जाएगा। अगर तुम ब्लॉक को ऐसे 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 मूव करवा दो, ब्लॉक गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, और फाइनली वहीं पे ले आओ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अरे हाँ कि ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, पर क्या फ्रिक्शन ने वर्क डन किया होगा? हाँ, ब्लॉक गर्म हो गया, बहुत सारा गर्म हो गया, फ्रिक्शन ने वर्क डन किया। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल सर किया। मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन अगर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता होता तो जीरो आना चाहिए था, ब्लॉक गर्म ही नहीं होना चाहिए था। अरे हाँ कि ना, ब्लॉक गर्म हुआ, मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन इस पे डिपेंड करता है कि ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस चला, फ्रिक्शन का वर्क डन इस पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आई बात? पाका, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। तो फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल ले लेता हूं। कंजर्वेटिव फोर्स के जो एग्जांपल हैं अभी अपने को समझ में आने ही वाला है जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई, ग्रेविटी, है ना। एक स्प्रिंग फोर्स आ गई अपनी, स्प्रिंग देखा ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स के बारे में चर्चा करी है हमने, स्प्रिंग फोर्स। और 12वीं में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी अपनी कंजर्वेटिव फोर्स होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक मैग्नेटिक फोर्स होती है, वो भी अपनी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ये सारे एग्जांपल हैं अपने किसके 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 कंजर्वेटिव फोर्स के। समझ में आया? पक्का, वेरी नाइस, छाप दो। सो दीज वर द थिंग्स अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। छापो छापो, छाप दिया, ठीक। चलो अब मैं चर्चा करता हूं पोटेंशियल एनर्जी की। हाँ सर, मुद्दे की बात आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। ये सब कुछ लिंक्ड है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, एवरीथिंग इज लिंक्ड अप। पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज होती है? तुमने सुना होगा mgh। तुम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से तुम्हारे दिमाग में mgh ही आता होगा, है ना। बेसिकली mgh इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में तुम चर्चा करते हो कि वो ग्रेविटी वाली पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन क्या बनी वो समझते हैं पहले। इट इज द एनर्जी, हाँ सर वो तो सही है आप सर, एनर्जी तो है ये। इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed by a body due to its configuration। ये क्या होता है? अरे कॉन्फ़िगरेशन मतलब वही उसकी शेप, साइज वगैरह 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 वगैरह, डायमेंशंस, वो सब कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एक बॉडी के पास एनर्जी आती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि इसकी पोजीशन भी हो सकती है, कि इसकी पोजीशन कहाँ है, किसके रिस्पेक्ट में कहाँ है, ये कितनी खिंची, कितनी कंप्रेस हुई, ये सब चीजें आती हैं कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक। उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात? ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार। अब असलियत बात यह है कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है
जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होती है। कभी तुमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुनी है? हाँ सुनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगले साल सुनेंगे, हाँ कि ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबने सुनी है, mgh, अरे हाँ कि ना। फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी सुनी है क्या तुमने? सुनिए हाँ ना, आज तक नहीं सुनी होगी। कई सन्नाटे कह रहे होंगे हाँ सर नहीं सुनी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुनी। फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नामक कोई चीज नहीं होती। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड only for conservative forces, only for conservative forces। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती ही नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड है। ठीक है भाई, आगे की बातचीत करते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी होती है डिफरेंट टाइप्स की। कैसे कैसे? फर्स्ट मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करने वाला हूं, जो अपनी जिंदगी में काफी काम में आने वाली है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी चर्चा करता हूं सबसे पहले। देखो, मान लो कि अपने पास एक ब्लॉक है। अगर ब्लॉक ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है m मास का, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना बोलोगे? अब बचपन से तुम्हें पता है, तुम बोलोगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सर जीरो, ग्राउंड वाले की जीरो, ऐसे बोलोगे तुम? हाँ मुझे पता था यही बोलोगे तुम। यही पढ़ाया गया तुम्हें। अरे गलत पढ़ाते हैं तुम स्कूल में यार, आज तक सब गलत पढ़ाया तुम्हें। सर सब गलत पढ़ाया, मुफ्त में पैसे दे दिए स्कूल वालों को। मान लो कि तुम्हारा ब्लॉक h हाइट पे चला गया, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? तुम लिखोगे mgh। सही बात है, ये लिखोगे गरीबो तुम। पता है मुझे सन्नाटो, यही लिखोगे तुम, हाँ कि ना? सर यही नहीं होती क्या? यही तो होती है, फिर यही लिखेंगे। हाँ देखो अभी, ऑलराइट। तो तुम ऊपर चले गए, बात तो सही है सर, हम ऊपर चले गए। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है भाई साहब कैपिटल यू से, ठीक है, एस का सिंबल है। देखो, जो तुम्हारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आई वो तुमने लिख दी mgh। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तुमने लिख दी 0। व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? ध्यान रखना, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल डिफाइन होता है। तुम्हारा चेंज आया mgh का। ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी थी कौन सी? ग्रेविटेशनल। अरे हाँ कि ना, ये तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आई बात? ओके। जैसे ही तुम ऊपर गए, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की ओर h, तुम्हारी ग्रेविटी लग रही थी नीचे की ओर। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस mgh। यही होगा ना, फोर्स नीचे को, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को, वर्क डन नेगेटिव आया, कितना आया? माइनस mgh। अरे हाँ कि ना सनाटो? ठीक है। अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी के चेंज और वर्क डन बाय ग्रेविटी में ध्यान से देखो, एक माइनस का अंतर है। सो आई कैन राइट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। क्या मैंने सही लिखा? अगर मैं ग्रेविटी की जगह कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स की बातचीत कर दूं तब भी ये सही है। वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल दी मैंने, प्रूव भी करके दिखाया सन्नाटो, प्रूव करके दिखाया। वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सही बात है। और ध्यान से सुनना, मान लो कि ये फर्स्ट पाथ है जिससे मैं इस ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहा हूं, मान लो ये सेकंड पाथ है जिससे मैं इस ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहा हूं। अगर मैं सेकंड पाथ से भी गया तब भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 ही मिलेगी, तब भी चेंज तुम्हें mgh का ही मिलेगा। अरे हाँ कि ना? अगर तुम्हें चेंज mgh का मिलेगा तो भाई साहब तुम्हारा वर्क डन भी माइनस mgh ही हो रहा है। वर्क डन पहले पाथ में देख लो चाहे दूसरे पाथ में देख लो, वर्क डन फोर्स डिस्प्लेसमेंट माइनस mgh ही आ रहा है। सो इस केस में वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। और इससे भी प्रूव होता है कि ग्रेविटी अपनी कंजर्वेटिव फोर्स है। और समझ में आया? अरे सन्नाटो, एक्चुअल बात यह है कि हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर ही नहीं सकते। तुम कह ही नहीं सकते कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, नहीं कह सकते तुम। वो तुमने माना, तुमने यहां पे 0 मान के यहां पे mgh वैल्यू दे दी। असलियत में हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइन होती है। वो मैं लिखाता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वो सब लिखवाता हूं। बट ये याद रखो अभी के लिए कि वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ये ध्यान में दिया? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, इस ब्लॉक पे ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, फिर ये ब्लॉक ऊपर कैसे चल गया?
कोई एक्सटर्नल बंदा आया होगा, वो लेके गया होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाई होगी, हाँ कि ना। अगर तुम ध्यान से देखो, इस ब्लॉक पे नीचे mg लग रही है, तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाओगे? ऊपर की ओर। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है सर, ऊपर की ओर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। अगर मैं कहूं कि ये ब्लॉक यहां से यहां 10 साल में गया, धीरे 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 10 साल में गया, बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा था, क्या तुम कभी भी कहोगे कि ब्लॉक चल रहा है? ना, तुम्हें हमेशा ब्लॉक रेस्ट पे नजर आएगा। यहां है सर, 2 साल बाद सर यहां देखेगा, 2 साल बाद हमने देखा सर 2 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। अरे 2 साल में 2 ही सेंटीमीटर, हा क्या ही ऊपर गया। तो कभी भी तुम्हें उसकी वेलोसिटी नजर आएगी? ना, कभी नहीं नजर आने वाली। तो अगर ब्लॉक में कभी भी तुम्हें कोई वेलोसिटी नजर आने वाली है ही नहीं, नियर टू जीरो वेलोसिटी से अगर ब्लॉक चल रहा है, तो क्या एक्सटर्नल फोर्स और mg बराबर होंगे? अरे हाँ कि ना, एक्सटर्नल फोर्स और mg बराबर होंगे। सो आई कैन राइट Fe इज इक्वल टू mg। अगर मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछूं, तो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, mg इंटू h। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आया mg इंटू h। अरे हाँ कि ना सन्नाटो, समझ में आई ये बात? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज mgh, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग रही है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा यू भी mgh था और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी mgh था, तो दोनों सेम साइन के। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा यू। समझ में आई बातें? पक्का? ठीक है, मिटा दूं? कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं इसके बारे में, मिटा दूं ना? ठीक है, ओके। राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। सेकेंड पॉइंट, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। मतलब अगर कोई पूछे कि भाई साहब ये अपनी धरती माता है, यहां पे बताओ ब्लॉक की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तुम कह सकते हो mgh, कहते होगे, पर वो गलत है। क्योंकि जब तुमने mgh कहा ना, एक्चुअली में तुमने यहां पे ग्राउंड पे 0 ले ली है, इसलिए तुमने कहा mgh, अदरवाइज नहीं कह सकते। तो तुमने ग्राउंड पे 0 मान के इसको mgh कहा है, अदरवाइज नहीं कह सकते। समझ में आई बात? सो असलियत बात यह है कि ओनली change in potential energy is defined. Change in potential energy, that is delta U, is defined. Absolute potential energy has no mean. इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर मैं पूछूं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तुम ये सवाल पूछोगे सर सबसे पहले ये बता दो 0 कहां पे लेना है, 0 यहां पे लेना, यहां पे लेना, यहां पे लेना, कहीं भी तुम 0 ले सकते हो। ऑलराइट, अगर मैं तुम्हें कोई रेफरेंस पॉइंट दूंगा तभी तुम बता सकते हो कि हाँ यहां पे इतनी है। जैसे कि मान लो एक गांव में 4 बंदे रहते हैं, हाँ सिर्फ 4 ही रहते हैं, हाँ छोटा गांव है, 4 लोग रह रहे हैं, चुन्नू मुन्नू बंटी पोपली, 4 बंदे रह रहे हैं। एक के पास 100 रुपए हैं, एक के पास 1000 है, एक के पास 10,000 है, एक के पास लाख है। ठीक है, इतने इतने रुपए हैं, 100, 1000, 10,000, लाख रुपए। अगर मैं पूछूं इनमें से कौन अमीर कौन गरीब, कैसे डिफाइन करोगे? क्या लाख वाला अमीर और बाकी सब गरीब? लेकिन 100 रुपए वाला कह रहा होगा नहीं भाई साहब 10,000 वाला अमीर है। अरे हाँ कि ना? तो ये अमीर और गरीब डिफाइन कैसे करते हैं? हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे ना वो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग, उनको गरीब लोग बोल दिया जाता है कि एक लाइन डिफाइन होती है कि भाई साहब जिसके पास इतने रुपए हैं उसके ऊपर वाला अमीर, उसके नीचे वाला गरीब। ऐसे एक रेफरेंस लाइन डिफाइन कर दी जाती है। अगर मैं बोल दूं ठीक है भाई जिसके पास 5,000 रुपए हैं वो अमीर है, उसके नीचे वाले गरीब हैं, डिफाइंड। तो जिसके पास 100 थे, जिसके पास 1000, वो गरीब कैटेगरी में आ गया, और जिसके पास 10,000 थे और 1 लाख था वो दोनों अमीर में चले गए। अरे हाँ कि ना? तो अपने को एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ता है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा कि 0 कहां पे लेना। अगर तुम 0 डिफाइन कर दोगे तो तुम पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट की डिफाइन कर सकते हो।
एक्चुअली में तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है, एग्जाम्पल कि यहां पे अगर तुमने 0 कहा तो यहां पे तुम mgh कह दोगे। अगर मैं कह दूं भाई साहब यहां पे 3 mgh है, तब ऊपर क्या कहोगे? तुम ऊपर कहोगे यहां पे 4 mgh है। अरे हाँ कि ना यार, यहां पे कह दोगे 4 mgh। मतलब यहां के पोटेंशियल एनर्जी और यहां के पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है एक्चुअल में। वहां पे mgh होगी या 4 mgh होगी, उसका कोई सेंस ही नहीं है बातचीत करने का। बस तुम यहां पे डेल्टा यू या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh की बातचीत कर सकते हो कि भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ भाई वो mgh आएगा। अरे हाँ कि ना। इट मींस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, वैसे उसका कोई मतलब नहीं है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम, डिपेंड्स ऑन फ्रेम। फ्रेम मतलब कि भाई 0 बताओ कहां पे लेनी है। बट डेल्टा यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। यहां पे तुम 0 कहीं भी मान लो, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा mgh ही आएगा। चाहे तुम 0 पोटेंशियल एनर्जी यहां मान लो, यहां पे जैसे 4 मानिए 3 मानिए तो 0 कहीं पे यहां मानी होगी, यहां पे 0, यहां पे mgh, यहां पे 2 mgh, यहां पे 3 mgh, यहां पे 4 mgh। तो 0 कहीं भी मान लो, तुम्हारा चेंज हमेशा mgh ही आएगा। इसलिए डेल्टा यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। बट 0 कहां पे मानी, इस पे तुम्हारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है। मतलब वैसे वो एब्सोल्यूट इसलिए कह रहे हैं कि हमने 0 कहीं पे डिफाइन करके कहीं की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने लग गए, है ना। वो उस रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट बोला है, राइट। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन फ्रेम कि भाई साहब 0 कहां पे लिए, इस पे डिपेंड करेगा कि यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे। इज इट राइट? ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। कैसे? मान लो कि तुम यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, तो यहां पे माइनस mgh लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाली ज्यादा है। ऊपर वाली mgh ज्यादा है तो नीचे वाली कम। अगर यहां पे 0 तो यहां पे नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। इज इट क्लियर? पक्का समझ में आया? देख लो सन्नाटो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि मान लो वी आर हैविंग एन इंक्लाइन, एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज 10 मीटर, और ये तुम्हारा एक ब्लॉक ए पोजीशन से बी पोजीशन चला गया। क्वेश्चन है व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज बताना है भाई साहब। तो कहीं ना कहीं 0 मान लो। ऐसे करो, ग्राउंड पे 0 मान लो, u इज इक्वल टू 0। तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी अपने को पता करनी है। ये हाइट निकाल लो, हाइट ये 10 sin 30, 5 मीटर आ जाएगी। सही बात है, 5 मीटर आ गई। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू 5 मीटर। अरे हाइट तुम्हारी 5 मीटर ही आई ना, 5 मीटर ऊपर हो गए सन्नाटो। अरे 5 मीटर ऊपर गए ना वर्टिकल हाइट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 5 मीटर। हाँ 5 मीटर है ये, इंटू 5 ही लिखो, m नहीं लिखना, कहीं मास और मीटर में गड़बड़ ना हो जाए, कंफ्यूज हो गए सर ये मास है कि मीटर है। m इंटू जी इंटू 5, दिस इज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता है, वो तुम्हारा -5 इंटू एम इंटू जी ही आएगा। अरे हाँ कि ना, समझ में आई बात? पक्का, वेरी नाइस। मिटा दूं? ठीक है। मान लो कि अपने पास एक चेन है, चेन 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 ऐसे, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई दे रखी है 2 मीटर और मास दे रखा है 4 kg। मान लो ऐसा दे रखा है। कहा गया कि इसका 1/4 लेंथ, टोटल का L/4 लेंथ लटक रही है, और इसको हमने वापस पूरे को टेबल पे लेके आना है, ऐसे कि सारी की सारी टेबल पे आ जाए। सारी की सारी टेबल पे आ जाए, ऐसा लेके आना है अपने को। पूछ रहा है कि वर्क डन तुम्हें कितना करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पूछ रहा है। किसका? एक्सटर्नल फोर्स। कितना वर्क डन करो कि ये सारी की सारी टेबल पे आ जाए। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन याद करो, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन डेल्टा यू के बराबर होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन माइनस डेल्टा यू होता है, एक्सटर्नल का डेल्टा यू होता है। प्रूव करके दिखाया था यार एग्जांपल सहित, ठीक है। मतलब अपने को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए यहां पे। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया।
अब ये जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी माननी होती है ना, ये माननी होती है कैसे? दिमाग से। तुम जीरो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे मानो, जीरो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे मानो कि ज्यादातर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी टेबल पे जीरो मान लो ना, कहानी बहुत ही सिंपल हो जाएगी कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑन द टेबल इज जीरो। तो ये जो मास पड़ा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये जो मास पड़ा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन ये जो मास लटक रहा है इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। पहले तो ये मास ढूंढ लो कितना है। ये L/4 25% लेंथ है, 4 kg का 25% हो गया 1 किलो, तो इसका मास है 1 kg। सही बात है। क्या तुम्हारा जो मास है, मास वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी से नीचे है, नीचे नीचे, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी? जीरो से नीचे मतलब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अरे हाँ कि ना सुना, जीरो के ऊपर पॉजिटिव, जीरो के नीचे नेगेटिव। लेकिन तो अब ये जो L/4 लेंथ है, L/4 लेंथ ये तो 0.25 मीटर हो गई, नहीं 0.5 मीटर हो गई। L/4 0.5 मीटर हो गई। अब तुम ये पूरा मास 1 kg कहां पे दिखाओगे कि टेबल से 0.5 मीटर नीचे है या जीरो नीचे है या कहां नीचे है? तो मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो कि भाई साहब ये तुम्हारी चेन ऐसे लटक रही है ना, ये जो एंड है ये बॉटम मोस्ट एंड 0.5 मीटर पे है, ये टोटल मास 1 kg है। तुम क्या कहोगे कि ये ग्राउंड से 1 kg मास कहां पे है? कहां पे कहोगे? अगर तुम कहोगे 0.5 मीटर पे है तो भाई साहब इसका मतलब सारे का सारा 1 kg मास यहीं पड़ा है, मतलब यहां पे कुछ नहीं है, कम हाइट पे कुछ नहीं है। तो इन क्वेश्चंस में लेते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। वी टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास। इफ द बॉडी हैज infinite points, we consider its center of gravity or center of mass to find potential energy। जैसे कि ये यूनिफॉर्म मास है, बिल्कुल चेन है, बढ़िया मजेदार, तो इसका सेंटर बिल्कुल बीचों बीच होगा, यानी कि 0.25 मीटर नीचे। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी वो टोटल मास इंटू जी इंटू जो भी इसकी हाइट है, नीचे को है -0.25 लिखा जाएगा, 10 10 10 ये आ गई -2.5 जूल्स। इज इट राइट? तो इनिशियली बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी -2.5 जूल थी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो तुम्हें जीरो दिख रही होगी, सारी की सारी चेन ग्राउंड पे आ गई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? डेल्टा यू, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 2.5 जूल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल 2.5 जूल, मतलब तुम्हें एक्सटर्नली 2.5 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नली 2.5 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। समझ में आई बात? पक्का, वेरी नाइस। मिटा दूं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, मान लो कि अपने पास एक लैडर पड़ी है, लैडर समझते हो? सीढ़ी, गरीबों। इसकी लेंथ मान लो कि 8 मीटर लेंथ मान लो और 10 kg इसका मास मान लो। ठीक है भाई, ये लैडर पड़ी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमने बी पे यहां पे एक 5 किलो का मास लटका दिया। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सटर्नल वर्क डन to put this ladder vertically with a point touching the ground। ओह, मजा आया कि ए ग्राउंड पे टच होना चाहिए, ए सिर्फ ग्राउंड पे टच होना चाहिए, बी को वर्टिकली ऐसे ऊपर कर दो। तो भाई साहब तुम्हें ये कहानी करनी है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है और यहां पे मास लगा हुआ है 5 किलो। तो लैडर का मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लैडर का सेंटर पे मान लेंगे। टोटल हाइट कितनी है? 8 मीटर। सेंटर की हाइट कितनी है? 4 मीटर। पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं।
उसके लिए ग्राउंड पे मान लो 0, पोटेंशियल एनर्जी ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू 0। अगर लैडर की बात करूं, लैडर का मास कहां पे मान सकता हूं, सेंटर पे, 4 मीटर की हाइट पे, तो लैडर के लिए पोटेंशियल एनर्जी, लैडर का मास कितना है भाई साहब, m इंटू जी इंटू हाइट 4 प्लस ये जो 5 किलो का पॉइंट मास लगा रखा है, ये तो 8 मीटर की हाइट पे बैठा है, बैठा कि नहीं बैठा, 5 किलो वाला तो 8 मीटर की हाइट पे बैठा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच। अरे सही बोल रहा हूं, तो ये आ गई 800 जूल, 800 जूल्स। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, सब कुछ ग्राउंड पे था, है ही नहीं कोई ऊपर, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया तुम्हारा कितना, 800 जूल। तो यहां से तुम्हारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 800 जूल्स, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा यू। इसी क्वेश्चन में वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा होता तो -800 आंसर होता। समझ में आई बात, तोते तो नहीं उड़े, पक्का, वेरी नाइस। तो ये कहानी थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, एक और सेकंड टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, देखो हम लोग गुलेल खेल, गुलेल देखिए कभी, गुलेल, अरे गरीबो गुलेल, अच्छा अंग्रेजी में बताऊं, बो एरो, बो एरो, बो मतलब कमान, एरो मतलब तीर, तीर कमान है ना, तो बो एरो ऐसे खींचते हैं ना, खींचते हैं हम लोग, ऐसे खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं, हाँ कि ना यार। जब हम लोग खींचते हैं वो बो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना। मान लो कि ये तुम्हारा बो था, बो क्या था, बो था, बो ऐसे रस्सी थी, उसमें तीर लगा रखा था, फिर तुमने इसको खींच लिया, ओ ये ऐसे शेप चेंज हो गई इसकी, ऐसे खींच लिया इसको, टेढ़ा हो गया, तीर टेढ़ा हो गया, सो सैड, थोड़ा सीधा करो भाई इसको, ओहो गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, चलो कोई नहीं, फील तो आ रही है ना। तो ये जो खींचा तुमने इसको, ये जो शेप चेंज करी है ना, शेप, इस शेप चेंज होने के कारण इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसमें एक एनर्जी आ गई। बचपन में पढ़ा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर तुम इसको छोड़ोगे तो ये वापस अपनी शेप में आना चाहेगा, ये अपनी वापस इसी शेप में आना चाहेगा, रस्सी बिल्कुल सीधे आ जाएगी। तो मतलब जो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई थी वो इसने छोड़ दी, और वो छोड़ के गई कहां, वो एनर्जी तो कहीं भाग नहीं सकती, किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, वो तीर की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। समझ में आई बात, पक्का। तो इस बो में आई पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू change in its shape और साइज। कि अगर एक बॉडी की शेप या साइज चेंज हो रहा है तो उस चेंज होने के कारण उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। समझ में आई। एक स्प्रिंग भी इसका एग्जांपल हो सकता है। स्प्रिंग को खींचो, छोड़ो, स्प्रिंग ऐसे भागता है ना। स्प्रिंग पे ब्लॉक लगा लो, ब्लॉक को ऐसे खींचो, छोड़ दो, ब्लॉक भागेगा, ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अरे हाँ कि ना सन्नाटो। तो वो सब इसी पोटेंशियल एनर्जी के टाइप है। कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये तीर कमान वाला एग्जांपल, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये बड़ी मजेदार चीज है। मतलब जब भी तुम किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल वर्क डन करते हो, जैसे तुमने इस तीर कमान को खींच लिया, ये खींचने में तुमने एनर्जी लगाई, तुमने वर्क किया, जो तुमने वर्क करा वो एक्चुअल में इस कमान के अंदर स्टोर हो गया। तुमने वर्क करा, इस कमान के अंदर स्टोर हो गया। अब उस वर्क को जो स्टोर करवाया है तुमने, उसको वापस ले सकते हो तुम। कैसे, तीर की काइनेटिक एनर्जी से, है ना। तुमने वर्क डन करा, एनर्जी स्टोर हो गई। कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। अब छोड़ दो, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। एक्चुअल में मतलब जो भी तुमने वर्क किया है ना, वो वेस्ट नहीं हुआ, तुम लोग उसको वापस गेन कर सकते हो। स्प्रिंग को खींच के रख दो, जब तुम्हें मन आए छोड़ दो,
तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी तुम वापस उसका यूज करवा सकते हो, वापस गेन कर सकते हो। समझ में आई बात? जो फ्रिक्शन वाली एनर्जी है, फ्रिक्शन वाली, उसका वापस क्या ही गेन करोगे? घिस गया हो तो एक बार क्या गेन करोगे वापस? ऐसा तो है नहीं कि फ्रिक्शन से ऐसे 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 फ्रिक्शन का वर्कडन करवाया, बड़ा एक्सटर्नल वर्कडन भी हो गया, फ्रिक्शन का वर्कडन भी आ रहा है, हाँ ठीक है भाई, अब ब्लॉक को रेस्ट पे दो। हाँ भाई ब्लॉक चलेगा, तेरे पास एनर्जी आ गई, ब्लॉक तो चलेगा ना? ब्लॉक नहीं चल रहा, उसको तुम वापस गेन नहीं कर सकते। कंजर्वेटिव फोर्स के वर्कडन में ये खास बात है कि तुम इसको वापस गेन कर सकते हो। जैसे कि तुम एक ब्लॉक को ऐसे उठाओ, ऐसे ऊपर ले जाओ, है ना, उसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ गई, अगर छोड़ दो वो भाग के आएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी तुमने एक्सटर्नल वर्कडन करा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर तुम्हें वापस मिल रहा है। समझ में आई बातें थोड़ी थोड़ी? पक्का? वेरी नाइस। तो ये था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी का सेगमेंट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, या स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी वो चर्चा करते हैं। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं। मिटा दूं इसको? ठीक है। लेट्स से वी आर हैविंग अ स्प्रिंग विद मास, ऐसे 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 ऐसे, स्प्रिंग कांस्टेंट के, नेचुरल लेंथ पे, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेचुरल लेंथ। मान लो कि मैं इसको खींचना चाहता हूं, मैंने इसको खींचा, ऐसे 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 खींचा, पूछा गया कि भाई साहब कितना वर्क डन करा तुमने इसको खींचने के लिए? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट किया है, कितना वर्क डन करा खींचने के लिए तुमने एक्सटर्नल, ये पूछा है, ठीक है। अगर मैं इस ब्लॉक की बातचीत करूं, इसको मैं राइट में लेके जा रहा हूं खींच के, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने एक्सटर्नल फोर्स राइट में लगाई होगी, और स्प्रिंग फोर्स बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि लेफ्ट में लग रही होगी। अगर ये ब्लॉक बहुत धीरे 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 चल रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स लगभग बराबर ही होंगी। अरे हाँ कि ना सर, स्प्रिंग फोर्स तो पीछे की ओर kx होगी, तो Fe भी kx के बराबर होगी, और स्प्रिंग फोर्स इधर को kx के बराबर होगी। अरे सही कह रहा हूं सन्नाटो? हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप। क्या ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल? सर ये तो वेरिएबल है, जैसे जैसे ब्लॉक आगे जाएगा x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा, फोर्स इज वेरिएबल। और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं सर? इंटीग्रेट करके, F dx। सही बात है। तो ऐसे करता हूं कि मैं किसी छोटे से dx डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल लेता हूं कितना वर्क डन आया। मैंने फोर्स लिखी F dx, वर्क डन कैसे आएगा? F की वैल्यू पुट करो, dx लिमिट लगाओ। इनिशियली तुम x इज इक्वल टू 0 पे थे, नेचुरल लेंथ पे, फाइनली तुम x इज इक्वल टू x पे हो, k तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो ये आ जाएगा हाफ k x स्क्वायर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आया कितना? हाफ k x स्क्वायर। इंटीग्रेट करके निकाला ये। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। लेकिन अगर मान लो तुम्हें कोई बोल दे कि भाई साहब स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, अगर कोई तुम्हें ये बता दे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, तुम कहोगे कि भाई साहब जब डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया था तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तुम्हारी आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर, और जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 था यानी कि नेचुरल लेंथ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी तुमने 0 ले ली इनिशियली, तो तुमने कहा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां से सर आ गया। और तुमने कहा कि भाई एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन तो डेल्टा यू के बराबर होता है, और वो मेरे को हाफ के एक्स स्क्वायर मिल गया। अरे हाँ कि ना यार, हमने पोटेंशियल एनर्जी मेरे को किसी ने बता दिया हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, फाइनल निकाल ली, इनिशियल निकाल ली, चेंज निकाल लिया, चेंज को एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर कर दिया, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहां से एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। मतलब ये जो इंटीग्रेशन करके मैंने निकाला था मैं बच गया, क्योंकि मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता थी। अरे हाँ कि ना, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम्हें पता हो तो इंटीग्रेशन करने से बच जाओगे। अरे हाँ कि ना, पोटेंशियल एनर्जी अपने को इंटीग्रेशन से बचाती है। अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पता हो, यू कैन सॉल्व इट, यू कैन फाइंड द वर्क डन, उसमें तुम्हें कोई भी इंटीग्रेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस पोटेंशियल एनर्जी के बिना सारी दुनिया सॉल्व हो सकती है, जैसे यहां पे करी। यहां पे भी तो हमने एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकाला है बिना पोटेंशियल एनर्जी के, लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी पता होती तो मैं बिना इंटीग्रेशन के वर्क डन निकाल देता।
बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी सेव्स अस फ्रॉम द इंटीग्रेशन। इसके बिना भी क्या सब कुछ दुनिया बड़ी आराम से चलेगी? बिल्कुल चल सकती है, लेकिन ये अपने को थोड़ा सा हेल्प करेगी इंटीग्रेशन से बचने में, क्वेश्चन में टाइम थोड़ा कम लगाने में। समझ में आया? तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन ये मानना है कि पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ को हम लोग जीरो मान के चल रहे हैं, क्योंकि जब नेचुरल लेंथ पे होगा स्प्रिंग बड़े मजे में बैठा होगा, उसमें कोई खिंचाव नहीं, कोई कंप्रेशन नहीं, वो बड़े आराम से बैठा, उसमें कोई एनर्जी नहीं है। वहां पे हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी, इसलिए किसी भी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी द स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आया? पक्का? तो ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हुई। ऑलराइट, तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से मजा आएगा। चलो क्वेश्चन लिखो कि एक ब्लॉक और स्प्रिंग मास सिस्टम नेचुरल लेंथ पे है, के की वैल्यू दे रखी है 1000 न्यूटन पर मीटर। इसमें पार्ट ए है, व्हाट इज द एक्सटर्नल वर्क डन फॉर एक्सटेंशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। कि भाई साहब 2 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन लेके आना, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स इज 0.02 मीटर। यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सन्नाटे सेंटीमीटर में डाल देते हैं, फिर बोलते हैं सर आंसर नहीं आ रहा। आंसर कैसे आएगा? यूनिट एंड डायमेंशन क्यों पढ़ाया था? सन्नाटे कहीं के। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, नेचुरल लेंथ पे पड़ा था। कर लेना सॉल्व, कितना आएगा? 1000 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 10,000। सही लिखा मैंने? लग तो रहा है सर सही लिखा है। 0.2 जूल्स, 0.2 जूल का वर्क डन आ गया। अरे हाँ कि ना? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्प्रिंग मास सिस्टम, या स्प्रिंग ऐसे लिख लो, अ स्प्रिंग इज extended by x with work done w। अरे ये कैसे फीका हो गया? सन्नाटा है, अभी फीका होना तेरे को। एक स्प्रिंग है, उसको हमने x एक्सटेंड कर दिया और वर्क डन हो गया w। पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन in further extending it by x। तो ऐसे था भाई साहब, एक नेचुरल लेंथ पे था, ठीक है, तुमने x डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे हुआ कुछ। फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में चले गए, वर्क डन w करना पड़ता है। लेकिन वो कह रहा है सेकंड से अब थर्ड में जाओ, एक्स और कर लो, ऐसे 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 ऐसे, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सेकंड से थर्ड जाने में कितना और वर्क? व्हाट इज द वर्क डन इन फर्दर एक्सटेंडिंग इट बाय एक्स? तो यहां से एक्स और एक्सटेंशन, मतलब टोटल 2x एक्सटेंशन। अरे हाँ कि ना? देखो वर्क डन जो दिया हुआ है वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है। पहले वाले केस में फर्स्ट से सेकंड गए, वर्क डन W हुआ, दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0। इसको W बोला गया। सेकंड जो वर्क डन है W डैश, वो तुम सेकंड से थर्ड पोजीशन जाते वक्त कर रहे हो। थर्ड पोजीशन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू के इंटू 2x का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये मिलेगा तुम्हें 3/2 के एक्स स्क्वायर। 3/2 के एक्स स्क्वायर मतलब इसका 3 गुना, मतलब 3W। हा, समझ में आया? ये मेंस लेवल क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर? सो 3W का वर्क डन करना पड़ेगा अगर तुमने x से और डिस्प्लेस करना है। इज इट क्लियर? पक्का? वेरी नाइस। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और कराता हूं, मजा आता है। ध्यान देना इधर। क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग
ऑफ K इज इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर इज एक्सटेंडेड बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन? व्हाट इज द वर्क डन in extending it further part A by 2 सेंटीमीटर, पार्ट B 2 सेंटीमीटर। अंग्रेजी यूज करी यार, मैंने यूज होती है। 10वीं क्लास में हमारे मास्टर जी ने ये 2 और बाय वाली सारी कहानियां क्लियर कर दी थी। तुम्हारी भी होपफुली क्लियर होनी चाहिए, तुम 11वीं क्लास में हो। अरे 10वीं में पास हो गए थे तुम सच्ची? मैथ में हो गए थे? ओह, कर दो फिर क्वेश्चन। ये देखो क्या कह रहा है कि भाई साहब हमारा स्प्रिंग जो है वो भी एक्सटेंडेड है। कितना? 1 सेंटीमीटर से इनिशियली ऐसे एक्सटेंडेड पड़ा है 1 सेंटीमीटर से। ए पार्ट में कह रहा है कि एक्सटेंडिंग इट फर्दर बाय 2 सेंटीमीटर, कि 2 सेंटीमीटर से और एक्सटेंड कर दो। मतलब यहां से 2 सेंटीमीटर और, यानी कि टोटल 3 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन ले आओ। सही बात है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है ए पार्ट में। बाय 2 सेंटीमीटर यानी कि पहले 1 सेंटीमीटर तो था ही, 2 सेंटीमीटर और कर दो, टोटल 3 सेंटीमीटर कर दिया। वर्क डन कितना करना पड़ा? बहुत आसान है यार अब तो। वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकाल रहा हूं। हाफ इंटू के 1000 इंटू एक्स फाइनल इज 3 सेंटीमीटर, 0.03 का स्क्वायर माइनस हाफ के इनिशियली 0.01। देख लेते हैं कितना आ रहा है। 1000 1/20 इंटू है, इसका 10,000 आया ना नीचे, 100 का स्क्वायर 10,000 आया, वो 10,000 इधर ले आया, वो 10 रह गया, 2 है तो 20 रह गया। अब 9 और 1 8 इज इक्वल टू 0.4 जूल्स। कितना वर्क करना पड़ा? 0.4 जूल्स फर्दर 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने के लिए। ओके, बी पार्ट में क्या कह रहा है? बी पार्ट में कह रहा है कि एक्सटेंडिंग इट फर्दर टू 2 सेंटीमीटर, कि 2 सेंटीमीटर तक का एक्सटेंशन होना चाहिए। फर्दर टू 2 सेंटीमीटर, कि 2 सेंटीमीटर तक का एक्सटेंशन कर दो। भाई साहब टोटल एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर तक का करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 सेंटीमीटर टोटल एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर का हो गया। 2 सेंटीमीटर मतलब कि एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर तक हो गया है, ये दिया है, यहां तक जाना है। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक का। तो फाइनल तो और इनिशियल हाफ इंटू के फाइनल 0.02 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर। कैलकुलेशन तुम्हें पता ही है कि मेरी बहुत ज्यादा तोप है, मैं डायरेक्ट कर देता हूं 0.15 जूल। अरे भाई साहब मैंने पहले कर रखा है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मेरे को आंसर पता है कि यहाँ 0.15 आएगा। ऐसे कर कैलकुलेशन चेक कर लूँ, मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यूज की बार। 4 1 3 3 2, हाँ सही है। सो ये आंसर है सेकंड वाले पार्ट का। कोई दुख तकलीफ किसी को? समझ में आया? सो दिस इज द होल कहानी अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इक्विलिब्रियम्स वगैरह की बातें करेंगे। और तुम्हारे लिए नीचे असाइनमेंट है, असाइनमेंट करके जाना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो। एंड हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जो सन्नाटे नए हैं भाई साहब, सब्सक्राइब का बटन दबाओ यार, घंटी बजाओ, फैलाओ यार इस चैनल को, है ना। चलो ठीक है, फिर सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टाटा।